हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के अंदर जैसे हम कर रहे हैं वेक्टर एडिशन के लॉज और बेहद इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे आज वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर एक लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जनरल रूल आपने किया था जैसा आप जानते हैं। तो यहां पे हम करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है। किस तरह से आप ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे नाम से ही क्लियर है ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल तो बनेगी ही बनेगी। इसके अंदर क्या है, अपने पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज ए वेक्टर लिया, दूसरा बी वेक्टर लिया, हो गया ना। ए वेक्टर और क्या बी वेक्टर, दो वेक्टर्स अपने पास हो गए। ठीक है, और क्या बताया था, इसकी टेल को इसके हेड के ऊपर कॉन्साइड करवाना है। टेल से टेल कॉन्साइड करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेल से टेल कॉन्साइड कराएंगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनेगा, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके हेड को इसकी टेल से कॉन्साइड करा देंगे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपना बनेगा। कैसे वो समझना। ये वेक्टर है, एज इट इज बना रहा हूं। मान लेते हैं ये वेक्टर है, ए वेक्टर ओपी साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज किससे कर रहे हैं, ओपी साइड से। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये लिया बी वेक्टर, ये बी वेक्टर ले लिया, ऐसे कैसे बनाया, बी वेक्टर उठाया ऐसे कैसे रख दिया, यूं का यूं। ठीक है, सपोज ये किससे साइड से, क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, ओ से क्यू चले जाओ आप। ठीक है, ओ से क्यू जो होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। दो ही तो वेक्टर्स है यहाँ अपने पास। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा सीधा ओ से क्यू। ओ टू ओ क्यू वेक्टर। ठीक, अपना क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ट्रायंगल बन गई या नहीं बन गई बता, ओ पी क्यू ट्रायंगल बन गई। अब इसके अंदर स्टेटमेंट क्या दोगे, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। टू साइड्स है ना, ओपी और क्या पी क्यू। ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है ओ से कहां गए पी, पी से कहां गए क्यू, तो ऑर्डर क्या रहा, सेम रहा। बट जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है, कौन सी, ओ से क्यू है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इससे जस्ट अपोजिट हो गया। भाई जहां पे हेड और हेड टकरा गए, देखो यदि सेम ऑर्डर की बात करते तो क्या आता, ओ से पी, पी से क्यू और क्यू से कहां आते, ओ पे, तो ऑर्डर सेम रहता। बट यहाँ पे ऑर्डर अपोजिट हो गया। ठीक है, तो जो अपोजिट ऑर्डर के अंदर जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है वो क्या कहलाएगी, आपकी रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स acting at a point, ठीक है, represented by या रिप्रेजेंट, ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two sides of a triangle, two sides of a triangle taken in same order, taken in same order, same order के अंदर है। सेम ऑर्डर का मतलब आप समझ गए। ठीक है, ओ से पी और पी से क्यू, टेकन इन सेम ऑर्डर। Then the third side of triangle, then the
थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, कौन से ऑर्डर के अंदर? अपोजिट ऑर्डर के अंदर, इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको हमने किससे लिखा है? आर वेक्टर से लिखा है। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझे, ट्राइंगल जैसे बन रही है ओ पी क्यू, दो वेक्टर्स अपने पास हो गए, गिवन वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहां से आप क्या समझे, जैसे समझना ए वेक्टर मेरा ये है और बी वेक्टर ऐसे कैसे है, ये एंगल हो गया थीटा इन दोनों के बीच में, हो गया नहीं हो गया? ठीक है, तो यहां पे थीटा क्या बनाओगे? यहां पे थीटा क्या बनाओगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये ऐसे, तो एक पैरेलल साइड की ये इसके पैरेलल हो गई, इस बी वेक्टर की ये पैरेलल हो गई, इसको आगे बढ़ाओ, ये एंगल क्या बना? थीटा एंगल बन गया। किस किस के बीच में? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ध्यान रहे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये एंगल बनाना, ना कि ये बढ़ी हुई लाइन के ऊपर, प्रोड्यूस लाइन के ऊपर, क्योंकि ए वेक्टर ये इतना ही मैं आगे बढ़ा दूंगा, ए वेक्टर क्या फर्क पड़ जाएगा अपने, ठीक है, कितना भी आगे ले लो, बट मैग्नीट्यूड वही रखना। ठीक, तो ये एंगल हो गया थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो दो वेक्टर्स यदि किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम के अंदर, तो क्या होगा? जो टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होंगी, कौन कौन सी? ओपी और कौन सी? पी क्यू। ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब बता ही दिया, ओ से पी और पी से कहां जाएंगे आप? क्यू के ऊपर। ठीक है, तो जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है, जो कि कौन से ऑर्डर के अंदर है? अपोजिट ऑर्डर के अंदर, ओ से क्यू, अपोजिट ऑर्डर हो गया। यदि क्यू से ओ आते तो सेम ऑर्डर रहता है, बट अपोजिट ऑर्डर के अंदर है, ओ से क्यू, तो उन दोनों वेक्टर्स का वो क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट। अब हमें इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, दोनों चीजें हम यहां से डिस्कस करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, डायरेक्शन के लिए ये थीटा एंगल बन तो गया इसके साथ, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है? ये जो एंगल है, सपोज अल्फा लिया, वो रिजल्टेंट वेक्टर की क्या क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या? इसका मैग्नीट्यूड और इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। इतना आप नोट कर लेना कि दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, दोनों को सेम ऑर्डर के अंदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट करवाना है, और जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है अपोजिट ऑर्डर के अंदर, वो क्या कहलाएगा? उनका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। बेहद सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड करोगे, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, हटा दे रहा हूं यहां से। अब करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए क्या चाहिएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए आपके पास क्या है? देखो, ओपी, ओपी किसके बराबर है? ए के बराबर है। मैग्नीट्यूड ले रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते समय आप ये ध्यान रखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो मॉडुलस लगाओ या सिंपली क्या ए से लिख लो, एरो हटा दो, तो उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। पी क्यू क्या है मेरे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर हो गया? बी के बराबर हो गया। ओ क्यू क्या है? ओ क्यू क्या है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर से लिख लिया। ठीक है, तो यहां से अपने पास तीन चीजें हो गई, ओपी, पी क्यू और ओ क्यू। और एंगल थीटा क्या है? इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और जो अल्फा है वो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है, वो उसके इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ गया क्या क्या? ओपी आ गया, अपने पास ओ क्यू आ गया, अपने पास क्या? पी क्यू आ गया। तो तीनों चीजें अपने पास आ गई। क्या क्या?
ठीक है, आपके सामने है। अब हम करते हैं क्या, ओ क्यू की वैल्यू निकालनी है, मीन्स आर निकालना है। इसके लिए ध्यान से समझेंगे आप। यहां से आप ये करना, इस क्यू से इस ओपी की बढ़ी हुई लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, दिख गया होगा। ठीक है, मान लेता हूं इस पॉइंट को एन मान लिया सपोज, तो क्या लिया, क्यू एन परपेंडिकुलर है, क्यू एन परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओपी की बढ़ी हुई लाइन पर, परपेंडिकुलर टू ओपी प्रोड्यूस्ड, ओपी की बढ़ी हुई लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। ठीक है, क्योंकि यहां से आप क्या, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दोगे, कौन सी ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल होगी ना, ओ एन क्यू। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू क्या नजर आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अपने आप कर लेंगे यूज। क्या क्या है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया क्या, हाइपोटेन्यूस। तो क्या आया, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। समझे, ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे, ओ क्यू तो किसके बराबर है, देखो आर के बराबर है, तो आर स्क्वायर हो गया। ओ एन की वैल्यू नहीं पता, ओ एन की वैल्यू नहीं पता, ओ एन की वैल्यू हम निकालते हैं, समझना। ओ एन को दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके इसकी वैल्यू निकालनी है। देखना, ओ एन किसके बराबर है अपना, ओ एन किसके बराबर है, ओपी प्लस पी एन है, ओपी प्लस पी एन। अब ओपी की तो वैल्यू है आपके पास, देखो ओपी की वैल्यू है कितनी है, ए। वेक्टर मत लिखना यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरो मत लगाना क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। प्लस पी एन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पी एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एन की वैल्यू निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल फिर ले रहा हूं, पी एन क्यू फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब समझते होंगे, एक एंगल क्या 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू किसके बराबर है। अब इसके अंदर देखो समझना, पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, बोलो बोलो, है ना, पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब आपको ये देखना है कि ये बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में से कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अपने पास हैं। तो पी एन क्या हुआ, एंगल थीटा ये बन रहा है, थीटा जिसके साथ बनता है वो बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या बच गया हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या, आधार बटे कर्ण, क्या आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर आया, कॉस थीटा। तो पी एन किसके बराबर हो गया, पी क्यू कॉस थीटा। अरे पी क्यू उधर चला गया, पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, बी है, तो क्या आ गया, बी कॉस थीटा। तो पी एन की वैल्यू हो गई बी कॉस थीटा, तो यहां पे रख देता हूं ए प्लस बी कॉस थीटा। ओ एन की वैल्यू आ गई, ओ एन की वैल्यू आ गई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस एन क्यू की बात करते हैं। अब हम इसी ट्राइंगल के अंदर एन क्यू भी ले, सेम ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू के अंदर एन क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू क्या होगा, एन क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, बोलिए, ठीक है, एन क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण, क्या आ गया साइन थीटा। तो एन क्यू आ गया पी क्यू साइन थीटा, और ये आ गया बी साइन थीटा।
क्या आ गया, बी साइन थीटा, तो यहां पे रख रहा हूं बी साइन थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई रिजल्टेंट के लिए अपने पास ये है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, इसको यहां से थोड़ा सा हम सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो खुद करना कोशिश। यहां से भी इसको हटा देते हैं, इनका कोई काम अपने पास अब नहीं। ये तो यहां से आर स्क्वायर आया मेरा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी जानते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसे लिख दो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते क्या, अरे बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, बी स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लो, या कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बात है। ठीक है, प्लस क्या फॉर्मूला आता है, 2ab प्लस 2ab, बट बी के साथ क्या लग रहा है, कॉस थीटा, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस क्या है बी स्क्वायर और क्या साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब समझो यहां से इन दोनों चीज के अंदर क्या कॉमन आ गया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, के पीछे क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2ab कॉस थीटा हुआ। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप सभी जानते हैं किसके बराबर, 1। तो क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2ab कॉस, आर स्क्वायर आ गया। आर निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले तो आर बच गया, इसका अंडर रूट लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आंसर आया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये रिजल्टेंट का क्या आ गया अपने पास, मैग्नीट्यूड आ गया। याद रखेंगे फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत यूज होगा। ठीक है, वेक्टर्स ऐसा टॉपिक है जो 11th के साथ साथ 12th के अंदर भी जब आप फिजिक्स के इस पे न्यूमेरिकल करेंगे बहुत यूज होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सारे का क्या है, ये तो आया मैग्नीट्यूड, ये तो आया मैग्नीट्यूड। स्पेशल केसेस की बात हम डायरेक्शन की बात कर लेंगे। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, ए वेक्टर के साथ कितने एंगल के ऊपर है, आर, अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो वो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। क्योंकि हमने डिस्कस किया था पहले कि जब भी अपने पास वेक्टर है तो वेक्टर के पास दोनों चीजें आपके पास है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लिया, अब डायरेक्शन अल्फा एंगल बन रहा है, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यहां से अल्फा निकालना है, तो अल्फा कैसे भी निकाल लो, जैसे इसी ट्राइंगल के अंदर ले लो, मान लो ONQ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी है, ONQ। अल्फा निकालना है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन हो गया, NQ परपेंडिकुलर है, OQ क्या है, बेस है, ON बेस है, और OQ क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ये आ गया NQ डिवाइडेड बाय ON परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan अल्फा इज इक्वल टू NQ की वैल्यू है क्या है, ये भी देखो, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय ON की वैल्यू है ये रही, a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये अपने पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई रिजल्टेंट। तो ये अपने पास क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नीट्यूड भी अपना आ गया, डायरेक्शन भी आप अपनी आ गई। यहां से समझना
जनरल रूल के अंदर जब हमने किया था कि दो वेक्टर्स जब सेम ऑर्डर के अंदर थे, मीन सेम डायरेक्शन के अंदर थे, पैरेलल थे, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? a प्लस बी। अपोजिट के अंदर आ गए थे तो क्या कहा था? a माइनस बी, और इसी एंगल के ऊपर है तो ये हमने निकाल लिया। अब यहां से स्पेशल केसेस पे मैं आता हूं, समझना। स्पेशल केसेस जिसके इनका काम हो गया, ये हटा देते हैं। स्पेशल केसेस की जब हम बात करते हैं यहां पे, इफ पहला टू वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन दैट इज पैरेलल, क्या कह सकते हैं? पैरेलल। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे तो थीटा कितना बनेगा? बोलो बोलो, थीटा किसके बराबर? सेम डायरेक्शन में है, थीटा किसके बराबर? 0। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। सेम है तो थीटा किसके बराबर? 0। तो कुछ इस तरह से अपने पास है, ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम, थीटा बराबर कितना आया? 0। तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो r इज इक्वल टू क्या आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और उसका क्या है? रूट cos थीटा। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1। तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि करोगे और उसका अंडर रूट लग रहा है तो क्या आएगा? a प्लस बी आ गया। अरे आया। r इज इक्वल टू क्या? a प्लस बी। जब दो वेक्टर्स कौन सी डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है, सीधा ऐड कर देना। ठीक है, r इज इक्वल टू a प्लस। अब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यदि हैं तो आप क्या करेंगे? दूसरा केस क्या है? यदि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? एंटी पैरेलल। हटा दो इसको, थोड़ी बताऊं। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज एंटी पैरेलल, तो थीटा क्या आएगा? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, कितना एंगल बना? 180। कितना बना? अरे एक उधर जाएगा एक इधर आएगा, दोनों एक दूसरे क्या हो गए? एंटी पैरेलल हो गए, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। थीटा कितना? 180 और cos 180। अब सर cos 180 नहीं पता। cos 180 की वैल्यू होती है क्या? -1। क्या? -1। तो r इज इक्वल टू क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू 180, cos 180 -1, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब फॉर्मूला क्या बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर का अंडर रूट लगेगा, वो हट जाएगा। क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू a माइनस बी। r इज इक्वल टू a माइनस, समझ गए? ठीक है, समझ गए? r इज इक्वल टू क्या? a माइनस बी। क्लियर? अब यहां से अपने पास दो केस हो गए। यदि दो वेक्टर्स कहाँ हैं? सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है। अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? एंटी पैरेलल है। दो केस। अब यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीसरी बात है हमारी क्या है? यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स acting perpendicular to each other, यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के कहा है? परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे? एक वेक्टर ये हो गया जैसे, एक वेक्टर ये हो गया जैसे,
थीटा कितना बना 90 डिग्री। ये रिजल्टेंट हुआ आर वेक्टर। कितना एंगल है अल्फा। अब डायरेक्शन की यदि बात करते हैं उन दोनों केसेस के अंदर, जो पीछे वाले दोनों केसेस थे, ठीक है, उनके अंदर यदि डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे इसके बाद कर लेते हैं बात, तो यहां पे मेरे पास r इज इक्वल टू थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री जब आया अपना तो cos 90 क्या होता है 0 होता है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का क्या है अंडर रूट। तो ये तो 0 ही हो गया, तो पूरा फैक्टर 0। तो r क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर आया। tan अल्फा निकालोगे यहां से, tan अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। साइन 90 कितना होता है, थीटा की 90 रखोगे साइन 91, तो b आ गया cos 90 0, तो a आ गया अल्फा, tan अल्फा यहां से b बाई a अल्फा निकाल लेना, tan इनवर्स। अब ये इनवर्स की चीजें हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर है, बाकी tan अल्फा हमारा यदि आ जाए तो अल्फा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। सपोज tan अल्फा 1 आ जाए मान लो, ठीक है, a और b बराबर हैं, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan अल्फा 1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। कितना 45, ठीक है। तो ये अपना तीनों केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। जो स्पेशल केसेस जो दो थे ना भाई, एक में जैसे पहला केस था पैरेलल वाला, तो उसके अंदर थीटा की वैल्यू क्या थी 0, तो साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा 0, अल्फा की वैल्यू 0। दूसरे केस में भी क्या है एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल साइन 180 भी क्या होता है 0 होता है, तो अल्फा की वैल्यू वहां भी क्या आएगी 0 आएगी। तो पहले दो केसेस जो स्पेशल केसेस पढ़े हैं उनके अंदर अल्फा की वैल्यू दोनों के अंदर क्या रहेगी 0, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। यहीं पे लिख देता हूं एंटी पैरेलल, तो 0 एंड 180, और साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी क्या 0 ही होता है। तो दोनों केस के अंदर tan अल्फा 0 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी। यदि पहला और दूसरा जो केस है उसके अंदर अल्फा की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो, क्योंकि अल्फा तो उसमें 0 ही आना, तो मैंने लिखा नहीं, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू आएगी, तो वो आप यहां से इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपना ये जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ क्या, जब दो वेक्टर्स को आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ये अपना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो दोनों के दोनों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।